U165 हिंदी। अध्याय 1641, अध्याय 853, खूनी युद्धक भाग 3। वह एक पापी था, एक कैदी था, जिसे पापमोचन के लिए दंडित किया गया था, जिसे अंतहीन यातनाएं दी गईं, जिसका अनंत काल तक कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। उसकी दिव्य आत्मा दुष्ट ख्यूई द्वारा दूषित हो गई थी और हिंसक रूप से कांप रही थी। दर्द ने उसके मन को बुरी तरह से खा लिया। उसकी आत्मा भी पीड़ित और संघर्षरत होकर उसके शरीर को छोड़ने की धमकी दे रही थी। आत्मा रक्त जेल छात्र, और यह जल यम की तुलना में और भी अधिक गहन शक्तिशाली रक्त कारागार शिष्य कौशल था, जिसमें दुष्ट ख्यूई और भी अधिक तीव्र थी। ज़ीलियो इस शिष्य कौशल से मोहित हो गया। एक पल में उसकी दिव्य आत्मा को जबरदस्त क्षति पहुंची। वह आत्मा विहीन सा खड़ा था, उसके चेहरे पर पीड़ा और निराशा की झलक थी, पीड़ा की कठपुतली की तरह। अभी भी दौड़ने के बारे में सोच रहे हो? मास्टर जियाओ ने व्यंग्य करते हुए हवा में एक हल्की तलवार चलाई, जिससे ज़ीलियो की बाह कट गई, जो रक्षाहीन थी और रक्तपुतली कौशल द्वारा फंसी हुई थी। ज़ीलियो का हाथ कट गया था, खून बिखरा हुआ था और कटा हुआ अंग जमीन पर गिर गया, अभी भी जल जेल निषिद्ध बॉक्स को पकड़े हुए था। लेकिन इस तीव्र दर्द ने ज़ीलियो को होश में ला दिया। अपनी दिव्य आत्मा के हिंसक कंपन, भयंकर सिरदर्द, दुष्ट ख्यूई के चेतना सागर में रिसने, उसके सामने सब कुछ रक्त लाल रंग में लिपटा होने, देखने में असमर्थ होने के बावजूद, ज़ीलियो अभी भी अपने कटे हुए हाथ की ओर संघर्ष कर रहा था। कटे हुए हाथ के भीतर स्थित बक्से की ओर बढ़ते हुए, जिसने जल कारागार संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत को सील कर दिया था। मैं अपने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पति की शुगर बढ़ी रहती थी, फिर मिला डायबिटीज का ये घरेलू उपाय, इंसुलेक्स डायबिटिक। मास्टर जियाओ पहले ही उसके सामने आ चुके थे और सबसे पहले कटे हुए हाथ से जल कारागार निषिद्ध बॉक्स को जब्त कर लिया। ज़ीलियो को उन्मत्त होकर आते देख मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण हो गई। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई, लेकिन हंसते हंसते बीच में ही अचानक उसकी हंसी गले में अटक गई। ज़ीलियो के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था। पता नहीं कब मिस्टर विच, जो पहले कुछ डरपोक दिखते थे, अब गंभीर चेहरे के साथ अचानक ज़ीलियो के पीछे आ गए। उस क्षण को जब्त कर लिया जब ज़ीलियो की कटी हुई बांह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्यूपल स्किल से टूटने के साथ मिस्टर विच एक अंधेरे चेहरे के साथ अचानक ज़ीलियो पर झपटा, उसकी गर्दन में काट लिया, उन्मादी रूप से उसका खून, यहाँ तक कि उसका मांस भी चूस लिया। सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और मोहुआ को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। वह जल्दी से चिल्लाया, उसे रोको। मास्टर जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और तलवार घुमाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर विच ने ज़ीलियो के मांस को खा लिया था, उसके अंग मुड़ने लगे, उसकी त्वचा पर अचानक शल्क उगने लगे। मास्टर जियाओ की तलवार तराजू पर लगी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मिस्टर विच का क्रोध भड़क उठा। स्केल कवच से ढके, आधे मानव आधे दानव अवस्था में, मिस्टर विच चिल्लाया, जानवरों का झुंड, सुअरों का झुंड, ईश्वरीय भगवान का अपमान करते हुए सभी को मरना होगा। फिर उसकी आकृति टिमटिमाए, ज़ीलियो को घसीटते हुए दोनों एक साथ रक्तकुंड में कूद पड़े। क्षण भर में ही गंदा गंदा रक्तकुंड जंग खा गया और दोनों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। अचानक हुआ ये परिवर्तन इतना तीव्र था कि सभी लोग अचंभित रह गए। क्या यह मिस्टर विच अपनी मौत चाहता है? मास्टर जियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। मोहुआ ने रक्तकुंड की ओर देखा। मिस्टर विच के शरीर पर तराजू को याद करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह अपने दिल में जानता था, यह इतना आसान नहीं होगा। वहां उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ घटित होने वाला है। इस समय गु चंगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी अंततः जल जेल कौशल के नियंत्रण से मुक्त हो गए और मोहुआ के सामने आ गए। यद्यपि दोनों कुछ हद तक घायल दिखाई दे रहे थे, फिर भी उनके दिलों में गहरा भय था। मोहुआ ने भी अंदर ही अंदर आह भरी। इस जल कारागार कौशल का नियंत्रण उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था। जल कारावास तकनीक की तुलना में ये पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जल कारागार संप्रदाय ने इसे अपने संप्रदाय रक्षक गुट की अंतिम तकनीक के रूप में सम्मान दिया, जो संप्रदाय नेता के अलावा किसी को नहीं दी गई। अगर मौका मिले तो मोहुआ सचमुच इसे खुद सीखना चाहता था, लेकिन अफसोस उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी। अगर वह इसे सीख भी लेता तो शायद उसका प्रभावी इस्तेमाल न कर पाता। हालांकि अभी इन मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, आसपास के रक्तकुंड को देखा, फिर गंभीरता से घोषणा की, संरचना सक्रिय हो गई है।
जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज उठी और धरती कांप उठी। बीच में स्थित वेदी घूमने लगी और नीचे धंसने लगी। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? आसपास के रक्त कुंड अचानक से उफान पर आ गए। रक्त जल चीख रहा था और तेजी से बह रहा था। गंतव्य अज्ञात था। रक्त कुंड से सफेद हड्डियों के स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अदृश्य में संरचना पैटर्न की रेखाएं चमक उठी। रक्त कुंड का पता अज्ञात है। जमीन लगातार मुड़ती और बदलती रहती है। कुंडों से और अधिक अस्थि स्तंभ निकलते रहते हैं। हर कोई केवल अपने आप को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था, बदलते भूभाग के साथ तालमेल बिठाते हुए, हर जगह से उगने वाली अजीबोगरीब हड्डियों से बचते हुए तथा गंदे खून के पानी से दूर रहते हुए। सौभाग्य से ये केवल फॉर्मेशन का सक्रिय चरण प्रतीत होता था और इस फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य वध करना नहीं था। थोड़ी देर बाद संरचना स्थिर हो गई और आसपास का वातावरण स्थिर हो गया। दृढ़ता से खड़े होकर जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि रक्त का विशाल सागर अब एक पीले हड्डी जैसे सफेद जंगल में बदल गया है। सफेद हड्डी के घने समूह चिनाई की तरह ऊंची हड्डी आधारित दीवारों और हॉल का निर्माण करते हैं। ये दीवारें और हॉल घुमावदार अंतहीन रूप से फैले हुए एक पूरे सफेद हड्डी भूल भुलैया के समान है। मुहुआ को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह हैरान नहीं हुई। रक्त सागर को देखकर उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि इसके भीतर एक रहस्यमय संरचना और उससे संबंधित एक भूल भुलैया छिपी हुई है। पहले की तरह बाय माउंटेन डेमन गुफा के भीतर कांस्य भूल भुलैया में इस ड्रैगन किंग मंदिर में एक संपूर्ण सफेद हड्डी भूल भुलैया थी। हालांकि इसका इतना भव्य पैमाने पर होना, इतना विचित्र रूपांतरण, हड्डियों की भूल भुलैया बनाना मुहुआ की उम्मीदों से परे था। ये दुष्ट देवता वेदी का संरचनात्मक रूप प्रतीत होता था। वेदी के बाहर एक भूल भुलैया का निर्माण करना तथा भूल भुलैया का उपयोग वेदी को घेरने और ढाल बनाने के लिए करना। अब वे भूल भुलैया में फंस गए थे, फिर भी वेदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुहुआ ने आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह वेदी उसके द्वारा इतनी आसानी से हथियाई नहीं जाएगी। मुहुआ ने चारों ओर देखा, सभी को वहां पाया, और यद्यपि जब संरचना सक्रिय हुई तो उन्हें कुछ व्यवधान का सामना करना पड़ा, फिर भी वे सुरक्षित थे और चुपचाप राहत की सांस ले रहे थे। खूनी युद्ध भाग 4। बेशक मुहुआ और अन्य लोग ठीक थे, मास्टर जियो और उनका समूह भी ठीक था। हालांकि जी लियू पहले ही जा चुका था। ठंडी आंखों से जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मास्टर जियाओ को देखा। पहले से विचित्र जल जेल कौशल के बारे में सोच रहा था। उसकी अभिव्यक्ति भारी और उसका स्वर उदासीन था। मुझे नहीं पता था कि मास्टर जियो इतना शक्तिशाली ताओवादी कौशल छिपा रहे थे। मास्टर जियो भी मुस्कुराए। ये तो बस एक छोटी सी चाल है, इसे दिखाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। गु चांगहुआई ने व्यंग्य किया, आखिरकार आपने ये ताओवादी कौशल कहाँ से प्राप्त किया? न तो जल कारागार संप्रदाय और न ही गुई जल संप्रदाय ने आपको ऐसा कौशल सिखाया होगा, है ना? मास्टर जियाओ ने उत्तर दिया, ताओवादी कौशल की विरासत एक रहस्य है, इसलिए इसे पर्यवेक्षक गु के सामने प्रकट करना सुविधाजनक नहीं है। शायद हमें विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। गु चांगहुआई ने ठंडे स्वर में कहा, आपका इरादा क्या है? मास्टर जियाओ ने कहा, अब मछली की हड्डी वाला टोकन तुम्हारे हाथ में है और जल कारागार निषिद्ध बक्सा मेरे हाथ में है। हम दोनों ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा कर सकते हैं। एकमात्र समस्या हमारे सामने ये सफेद हड्डी वाला हॉल है। वह मिस्टर विच अजीब तरह से काम करता है और कौन जाने इस व्हाइट बोन हॉल में कितना खतरा छिपा है। इस समय आपस में लड़ना नासमझी होगी और इससे आपसी विनाश हो सकता है, जिससे दूसरों को फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, क्या आप गठबंधन बनाना चाहते हैं? मास्टर जियाओ ने बेशर्मी से कहा, बिल्कुल। मास्टर जियो ने आगे कहा, कोई और रास्ता नहीं है। गु चांगहुआई ने जिया कैनोनिकल अधिकारी की ओर देखा, जिसने भौहें चढ़ाई और फिर सिर हिलाया, सहमत। उसे मास्टर जियाओ पर भरोसा नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास मास्टर जियो के साथ अस्थायी रूप से टीम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर जियाओ थोड़ा खुश हुए और अपने हाथों को सहलाते हुए बोले, जिया कैनोनिकल अधिकारी वास्तव में महान भलाई को समझता है। चलो चलें, समय कम है, हमें पहले देखना चाहिए कि बाहर निकलने का कोई मौका है या नहीं। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कहा। ठीक है। मास्टर जियाओ ने सिर हिलाया।
फिर सभी लोग पुनः एकत्रित हुए और भागने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ दूरी थी, क्योंकि वे एक दूसरे से सावधान थे। थोड़ी देर चलने के बाद सब कुछ ठीक लगने लगा। मो हुआ भी थोड़ा शांत हो गया। गु चांग हुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी के पीछे पीछे चल रहा था, आसपास के अस्थि स्तंभों का अवलोकन कर रहा था, संरचना के निशानों का अनुमान लगा रहा था और कुछ हद तक विचलित था। एक क्षण बाद, जब मो हुआ इस संरचना पर विचार कर रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि एक परिचित हत्या का इरादा उसकी ओर आ रहा है। एक क्षण के लिए तो उसे विश्वास करना कठिन लगा। दोबारा ये बदमाश उस पर फिर से हमला करने का इरादा रखता है। ये सचमुच बेशर्मी है। मो हुआ एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और वास्तव में देखा कि मास्टर जियो को एक अवसर मिल गया था। उसने वाटर शैडो स्टेप को अंजाम दिया था और पहले से ही उसके 3 गज के भीतर था। मो हुआ ने आह भरी और केवल चकमा देना जारी रखा। और जिस समय मास्टर जियो ने अपनी चाल चली, गु चांग हुई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी देखा। उनके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन्होंने मो हुआ की रक्षा की और संयुक्त रूप से मास्टर जियो पर हमला किया। लेकिन लगभग उसी समय बगल में खड़े जल यम ने, जिनकी आंखें लाल हो गई थीं, बुरी की हुई उत्सर्जित की और चुपचाप रक्तपुतली कौशल का प्रदर्शन किया। कोई अच्छा नहीं। गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी युद्ध में कठोर होने के कारण सहज रूप से इस शिष्य कौशल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और जल यम के शिष्य कौशल से बाल बाल बच गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी नजरें पीछे घुमाई तो उन्हें अभी भी खून से सनी एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। यह मास्टर जियो था। मास्टर जियाओ की आंखें रक्त लाल थीं, रक्त का समुद्र उमड़ रहा था और उनकी आंखों के बीच बुरी क्यों ही उमड़ रही थी और प्रेत चीख रहे थे। जल यम एक भ्रम था, मास्टर जियो वास्तविक था। गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने एक खतरे को टाल दिया लेकिन दूसरे को नहीं, और अंततः जाल में फंस गए। और जल यम के सहयोग से मास्टर जियो ने त्वरित विजय का लक्ष्य रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के रक्तपुतली कौशल को निष्पादित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उनका रक्तपुतली कौशल जल यम से कहीं अधिक था। गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने केवल यह महसूस किया कि बुरी क्यूई ने उनके दिमाग पर आक्रमण किया, जिससे उनके चेतना के सागर में असहनीय दर्द हुआ। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके भाव दर्द से भर गए। वे स्तब्ध होकर खड़े हो गए। अंकल गु। मो हुआ चौंक गया, बस भागने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने मास्टर जियो की खूनी आंखें देखी। मो हुआ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी निगाहें स्पष्ट रहीं। मो हुआ की प्रतिक्रिया देखकर मास्टर जियो भी क्षण भर के लिए हिचकिचाए। तभी एक झटके में मो हुआ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक दयनीय चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा, अपनी आंखों को पकड़े हुए दर्द से, और इधर उधर लुढ़कने लगा। आह, मेरी आंखें! मो हुआ ने चुपके से अपनी आंखें रगड़कर उन्हें लाल कर लिया। रक्त ज़ोंबी। मो हुआ ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह शिष्य कौशल द्वारा नियंत्रित है। जमीन पर कुछ बार लौटता रहा, अपनी आंखों को तब तक रगड़ता रहा जब तक वे लाल नहीं हो गईं। फिर थोड़ा संघर्ष किया, अपना सिर झुकाया और तुरंत बेहोश हो गया। अभिनय थोड़ा अतिरंजित था। मास्टर जियो को कुछ संदेह था। प्यूपल स्किल पर मो हुआ की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी, ये कुछ हद तक देरी से लग रही थी। लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक संदेह नहीं रहा, क्योंकि अब तक कोई भी उसके रक्त कारागार शिष्य कौशल का सामना नहीं कर सका था। गु परिवार से गु चांगहुआई और जिया परिवार से जिया कैनोनिकल अधिकारी, दोनों स्वर्ण कोर्स साधक, कोई मुकाबला नहीं थे। केवल एक फाउंडेशन स्थापना की बात तो दूर रही। शायद इसलिए कि इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा थी, उसकी दिव्य भावना कुछ विशेष थी, इसलिए शिष्य कौशल के अंतर्गत उसका स्वरूप दूसरों से भिन्न था। वह शुरू से ही एक अजीब सा बदमाश था। प्यूपल स्किल से प्रभावित होने के बाद कुछ अजीब प्रतिक्रियाएं भी काफी सामान्य लग रही थीं। क्योंकि वह हमेशा अजीब था, इसके विपरीत मास्टर जियो को यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। वह पास गया, मो हुआ की सांसों की जांच की, पाया कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय गहराई से, लगभग अगोचर रूप से पीछे हट गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि उसकी चेतना के सागर को काफी नुकसान पहुंचा है। तभी मास्टर जियो ने सिर हिलाया, ताओवादी न्यायालय के आत्मा बंधन लॉक को निकाला, मो हुआ को बांध दिया और उसे जल यम में फेंक दिया। उस पर अच्छी तरह से नजर रखो। जल यम का चेहरा गंभीर हो गया। उसे नहीं मारोगे? मास्टर जियाओ ने व्यंग्य किया, उसे किस लिए मारना? थोड़ा दिमाग लगाओ, इस बदमाश को अपने पास रखना मेरे लिए बहुत काम की बात है। जल यम ने अवहेलना करने का साहस नहीं किया, सिर हिलाया और कहा, हाँ।
इस समय गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी की छाती पर जेड पेंडेंट चमक उठे, जिससे एक चमकदार चमक निकली और बुरी क्यूई दूर हो गई। दोनों ही ब्लड प्रिजन प्यूपिल स्किल की धमकी से भी बड़ी मुश्किल से उबर पाए। मास्टर जियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये सोचकर कि दोनों प्रमुख परिवारों से थे और उनके पास सुरक्षा के लिए कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां या खजाने थे, ये बात समझ में आई। मोहुआ जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को देखा, जो आत्मा बंधन लॉक से बंधा हुआ था। उसका दिमाग अस्पष्ट था, वो मास्टर जियाओ के हाथों में बेहोश था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। गु चांगहुआई ने भी मास्टर जियो को कठोरता से देखा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। जियो झेन हाय, मोहुआ को जाने दो, गु चांगहुई ने ठंडे स्वर में कहा। मास्टर जियाओ हल्के से हंसे, इस युवा लड़के को पकड़ने में बहुत मेहनत लगी। मैं इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी ठंडे स्वर में कहा, मास्टर जियाओ, क्या आपने नहीं कहा था कि हमें सेना में शामिल होना चाहिए? क्या यह आपकी सेना में शामिल होने का तरीका है? मास्टर जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों के साथ मिलकर काम करना वाकई सही है। बात बस इतनी है कि मैं हमेशा सतर्क रहता हूं और बिना किसी सहारे के मुझे दूसरों के साथ काम करने में असहजता होती है। इसके अलावा ये बदमाश काफी रहस्यमय है, जिससे यह उलझन भरा है। उसे खुलेआम घूमने देना मुझे बेचैन कर देता है। अब ये बेहतर है। मास्टर जियाओ ने मोहुआ का कॉलर पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। इस बच्चे को अपने हाथ में बांधकर सहारा के तौर पर मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भौहें चढ़ाई, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मुझे मछली की हड्डी का टोकन दे दो, मास्टर जियो ने कहा। जिया कैनोनिकल अधिकारी की पलकें थोड़ी सी फड़की, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मोहुआ को जाने दोगे? मास्टर जियाओ हंसे, ये कैसे संभव है? मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे को पाना बहुत मुश्किल था। मैं केवल ये वादा कर सकता हूं कि अगर आप मुझे टोकन दे देंगे तो मैं उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, अन्यथा। मास्टर जियो के पीले ठंडे हाथ ने मोहुआ की गर्दन पकड़ ली। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, अंततः मोहुआ की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर आह भरी और कहा, ठीक है, मैं आपको टोकन दूंगा। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति खुशी से चमक उठी और उन्होंने वादा किया, आश्वस्त रहो जिया कैनोनिकल अधिकारी, मुझे भी यह छोटा भाई बहुत पसंद है। जब तक आप मुझे टोकन देते हैं मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मूल रूप से टोकन आपके हाथ में हो या मेरे हाथ में, सब एक ही बात है। बस अब मैं पहले जैसा पर्यवेक्षक नहीं रहा। ड्रैगन किंग मंदिर छोड़ने के बाद ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित अपराधी होने के कारण मुझे अनिवार्य रूप से अधिक सतर्क और चौकस रहने की आवश्यकता है। जिया कैनोनिकल अधिकारी की निगाहें डूब गईं जब उसने मछली की हड्डी का टोकन निकाला और उसे मास्टर जियाओ की ओर फेंक दिया। मास्टर जियाओ ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है। छोटी मोटी गलतफहमियां कृपया उन्हें अपने दिलों में न रहने दें। जितनी जल्दी हम इस भयानक श्वेत अस्थि पथ को छोड़ दें उतना ही बेहतर होगा। वह वास्तव में संबंध तोड़ना नहीं चाहता था, वह तो बस गु चांगहुआई और अन्य लोगों को नियंत्रित करने का एक साधन चाहता था। ये श्वेत अस्थि पथ रहस्यमय है, यह अज्ञात है कि हमें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। एक और व्यक्ति का होना मतलब है एक और सहारा। लेकिन अब उनकी पहचान उजागर हो गई है और गु चांगहुआई तथा अन्य को धमकाने के लिए उनके पास कोई साधन न होने से निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। जिया कैनोनिकल अधिकारी के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन था, लेकिन गु चांगहुआई एक क्रूर स्वभाव का था और एक बार मौका मिलने पर वह निस्संदेह अपनी जान लेने के लिए हर संभव तरीका ढूंढ लेगा। मास्टर जियाओ और गु चांगहुआई ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया, गु चांगहुआई के स्वभाव और साधनों को समझते हुए। इसलिए भले ही मास्टर जियाओ ने गु चांगहुआई को हमेशा दबाया हो, लेकिन उन्होंने वास्तव में उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चलो चलें, मास्टर जियाओ ने कहा। गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी केवल सिर हिला सकते थे। उनके अलावा ओयांग फेंग और हुआ कियान मोहुआ को बचाना चाहते थे, लेकिन वे शक्तिहीन थे। वे इस समय केवल असहाय होकर आहें भर सकते थे। इतना कहने के बाद मास्टर जियो ने मुड़कर बेहोश मोहुआ की ओर देखा और वाटर यम को निर्देश दिया, तुम उसे ले जाओ। जल यम का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो, लेकिन अंततः उसने आज्ञाकारी रूप से मोहुआ को अपने कंधे पर उठा लिया, हालांकि उसके कार्य विनम्र नहीं थे। मास्टर जियाओ ने भौहें चढ़ाईं, सावधान रहो, अगर तुमने इस युवा लड़के को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। जल यम का चेहरा हिचकिचाया, सिर हिलाया और कहा, हाँ।
इस प्रकार समूह ने अस्थायी रूप से युद्ध विराम कर लिया और पुनः रवाना हो गया। लेकिन इस बार पहल पूरी तरह से मास्टर जियाओ के हाथ में थी। मास्टर जियाओ ने नेतृत्व संभाला, वाटयम उनके पीछे चल रहे थे और उनकी पीठ पर मोहुआ था। और मोहुआ को लीवरेज के रूप में लेकर गु चांगहुआई और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। जियो तियानक्वान ने मास्टर जियो से दूरी बनाए रखी। जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ साथ चल रहा था। इसके बाद समूह व्हाइट बोन पथ पर आगे बढ़ा। मार्ग सफेद हड्डियों से भरा हुआ था, विशाल और असीम भूलभुलैया की तरह सभी दिशाओं में जाता था, जिससे रास्ता पहचानना असंभव हो जाता था। मार्गदर्शन करने वाले किसी व्यक्ति के अभाव में समूह केवल भाग्य पर निर्भर रह गया तथा बिना किसी स्पष्ट गंतव्य के आगे बढ़ता रहा। वे जितना आगे बढ़ते गए उतना ही वे स्वयं को भूलभुलैया के जटिल रास्तों में फंसा हुआ पाते, बजाय इसके कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। चारों ओर सफेद हड्डियां अधिक मोटी, अधिक विचित्र होती गईं तथा वातावरण अधिकाधिक दमनकारी होता गया। हड्डियों के बीच खून के धब्बे जो अभी तक सूखे नहीं थे दिखाई देने लगे। मास्टर जियाओ भौहें चढ़ाते हुए वहीं रुक गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने इस भूलभुलैया को कम करके आंका था। इस भूलभुलैया का दायरा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा था और इसका भूभाग उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। और ये हड्डियों की दीवारें। मास्टर जियो ने अपनी तलवार निकाली और हड्डी की एक दीवार पर वार किया। तलवार क्यू ने हड्डी की दीवार पर प्रहार किया, जिससे वह टूट गई और उसकी सतह पर तलवार का एक महीन निशान उभर आया। हालांकि मास्टर जियो की भौहें गहरी हो गईं। यद्यपि हड्डी की दीवार को तोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता थी। इसके अलावा भूलभुलैया हड्डियों की दीवारों से भरी हुई थी, अनगिनत कतारों में खड़ी थीं। अपनी सैन्य शक्ति से रास्ता बनाने के लिए वे बाहर निकलने से पहले ही थककर मर सकते थे। और बिना सिर वाले मुर्गे की तरह लक्ष्यहीन भटकना भी कोई समाधान नहीं था। मास्टर जियाओ कोई मूर्खतापूर्ण जिद्दी व्यक्ति नहीं थे। ये देखकर कि यह असंभव था, उन्होंने अपना सिर घुमाया और गु चांगहुआई और अन्य लोगों से पूछा, क्या आप दोनों में से किसी के पास हमारा मार्गदर्शन करने का कोई साधन है? गु चांगहुआई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, कुछ नहीं कहा और एक सी नान निकाला, जबकि जिया कैनोनिकल अधिकारी ने एक निलंबित चुंबकीय चांदी की सुई निकाली। दोनों ही नेविगेशन के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। फिर भी सक्रियण के बाद सीनान अनियमित हो गया। चुंबकीय सुई अस्थिर रूप से डगमगाने लगी, जिससे ये संकेत मिला कि भूलभुलैया में सभी नेविगेशन कलाकृतियां अप्रभावी थीं। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मार्गदर्शक कलाकृतियां बेकार हो जाने के कारण हमें अपनी स्मृति पर निर्भर रहना होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना होगा। मास्टर जियो ने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद समूह आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, खून की गंध उतनी ही तीव्र होती गई, खून की बदबू और भी अधिक बढ़ती गई तथा दुष्ट क्यूई की लहरें भूलभुलैया में फैलती गईं। सभी के चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव था। तभी मास्टर जियो एक बार फिर रुक गए। उनका पूरा शरीर एक बुरी आभा से भर गया, मानो किसी चीज ने उन्हें खींच लिया हो, और गंभीरता से बोले, सभी लोग सावधान रहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनके चारों ओर की सफेद हड्डियां कांपने लगीं। कहीं से खूनी लाशें, जिनके शरीर रक्त से लाल थे, मांस सड़ रहा था, चेहरे पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहे थे, रेंगते हुए बाहर आ गए। यह क्या है? सबके हाव भाव बदल गए। मास्टर जियाओ ने भौहें चढ़ाईं, अपनी लंबी तलवार निकाली और अपनी तलवार क्यूई तैयार की। गु चांगहुआई ने भी अपना पंख वाला पंखा निकाल लिया, जबकि जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपनी बर्फ की तलवार का इस्तेमाल किया और अन्य लोगों ने भी अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियां निकाली। फिर रक्त लाशें चीखने लगीं, रक्त क्यूई व्याप्त हो गई और एक भयंकर युद्धासन था। रक्त ज़ोंबी वॉकिंग डेड की तरह चलते हुए, अपने अंगों को मोड़ते हुए, समूह पर हमला करने के लिए हड्डियों के जंगल से भाग रहे थे। तलवार क्यूई आपस में गुंथी हुई थी, पवन ब्लेड बह रहे थे, आत्मा सुइयां और आध्यात्मिक कलाकृतियां हवा में उड़ रही थीं। इससे पहले कि रक्त ज़ोंबी करीब पहुंच पाते, उनके हाथ और पैर काट दिए गए, जिससे वे जमीन पर गिर गए। लेकिन कुछ ही देर में वे जमीन पर फैले भयानक खून के बीच एक साथ चिपक गए और अपना हमला जारी रखा। और उनके शरीर पर लगा खून बदबूदार और गंदा रक्त क्यूई को नष्ट कर सकता था। समूह केवल पीछे हटते हुए ही युद्ध कर सकता था। कुछ रक्त ज़ोंबियों ने अभी भी भिक्षुओं के वस्त्रों के अवशेष पहने हुए थे। ये दृश्य देखकर जल यमराज को सदमा लगा और उन्होंने कहा, वे मंदिर के रक्षक हैं। यक्ष हॉल में मारे गए या
मिस्टर विच द्वारा खाए गए लोगों को छोड़कर सभी मंदिर रक्षकों को इस सफेद हड्डी भूल भुलैया में रक्त पूल के नीचे फेंक दिया गया था और इन राक्षसी रक्त लाश में बदल दिया गया था। जैसे जैसे अधिक रक्त ज़ोंबी प्रकट हुए, उनकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय हो गई। एक तलवार से उनके हाथ और सिर अलग किए जा सकते थे, लेकिन वे मारे नहीं जाते थे और उनके शरीर पर दूषित रक्त होता था। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मास्टर जियाओ ने गंभीरता से कहा, चलो पीछे हटें। स्थिति को देखते हुए अब किसी ने भी संकोच नहीं किया। अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करते हुए और हमलावर रक्त लाशों से बचाव के लिए मंत्र पढ़ते हुए वे सभी पीछे हटने लगे। और ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त ज़ोंबियों की खोज की सीमा सीमित थी। एक बार जब वे काफी दूर चले गए तो अधिकांश लाशों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया, सिवाय कुछ बिखरे हुए लाशों के जिनका रक्त क्यों क्रोध शांत नहीं हो सका, और वे समूह का पीछा करते रहे। समूह तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि वे एकांत स्थान पर नहीं पहुंच गए, जहां अब कोई भी रक्त पिपासु उनका पीछा नहीं कर रहा था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन लंबे समय तक चली लड़ाई के कारण वे अनिवार्य रूप से थक गए। रास्ते में राक्षस का शिकार करना, मिस्टर विच बन जाना, उसके बाद आराम करने का समय न पाकर बार बार आंतरिक संघर्ष और फिर ज्वार की लहर की तरह इन रक्त लाशों का सामना करना। गोल्डन कोर की नींव के बावजूद वे इतनी थकावट का सामना नहीं कर सके, विशेष रूप से जिया कैनोनिकल अधिकारी। उन्होंने बर्फ प्रणाली साधना तकनीक और ताओवादी कौशल का अभ्यास किया तथा अपनी गतिशीलता तकनीक के साथ तीव्र मारक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अर्थ था कि प्रत्यक्ष टकराव में लंबे समय तक लड़ाई करना नुकसानदेह था। इसके अतिरिक्त मास्टर जियो के रक्त कारागार शिष्य कौशल के तहत पीड़ित होने के कारण बुरी आभा उसके दिमाग में प्रवेश कर गई थी। उसकी दिव्य आत्मा परेशान थी और इस कठिन लड़ाई के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांस अस्थिर हो गई। हमेशा उसके साथ रहने वाले जियो तियानक्वान ने यह देखा और पूछा, जिया कैनोनिकल अधिकारी, क्या आप ठीक हैं? जिया कैनोनिकल अधिकारी अभी जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसकी चेतना का सागर एक चुभने वाले दर्द से धड़क उठा, मानो दुखी आत्माएं विलाप कर रही हों और एक भयंकर भूत उसके जीवन का दावा कर रहा हो। अब तक तो वह दांत पीसकर सहन कर रही थी, लेकिन अब वह और अधिक नहीं टिक सकती थी। पीला चेहरा, अपने पैरों पर लड़खड़ाती हुई, वह दृढ़ता से खड़ी नहीं रह सकती थी। जियो तियानक्वान ने उसका समर्थन करने का इरादा किया। फिर भी आधे रास्ते में एक आकृति उसके सामने आई और गू चांगहुआई ने उससे भी तेजी से जिया कैनोनिकल अधिकारी का हाथ पकड़ लिया। जियो तियानक्वान रुका। गू चांगहुआई के चेहरे पर भी क्षणिक घबराहट थी। उन्होंने लगभग सहज रूप से जिया कैनोनिकल अधिकारी का समर्थन किया था, यहां तक कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। संभवतः ये साथी पर्यवेक्षकों के बीच मित्रता के कारण था, या शायद उसने जियो तियानक्वान को जिया कैनोनिकल अधिकारी के पास आते देखा था और उसके दिल में ईर्ष्या की कुछ अकथनीय पीड़ा उठी थी। लेकिन चूंकि वह पहले ही उसका समर्थन कर चुका था, इसलिए उसने उसे जाने नहीं दिया। जिया कैनोनिकल अधिकारी की चेतना के सागर ने डंक मारा, जिससे वह अपने पैरों पर अस्थिर हो गई। फिर उसने महसूस किया कि एक आदमी ने अचानक उसे सहारा दिया, सहज रूप से कुछ बार दूर धकेल दिया। फिर भी यह आभा अजीब तरह से परिचित सी लग रही थी। रक्त ज़ोंबी भाग 3। यह इतना परेशान करने वाली बात नहीं है। जिया कैनोनिकल अधिकारी को होश आया, उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली और पाया कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति गू चांगहुआई था। वह दंग रह गई और मना करना भूल गई। गू चांगहुआई ने उसे थका हुआ देखा, अपना सिर घुमाया और मास्टर जियो से कहा, थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह ढूंढो। मास्टर जियाओ की आध्यात्मिक शक्ति भी इस समय कम हो रही थी और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से आराम करने के लिए भूल भुलैया में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित और रक्षात्मक गली, व्हाइट बोन गली को चुना। गू चांगहुआई ने जिया कैनोनिकल अधिकारी की मदद की जब वे गली में चले गए। जियो तियानक्वान ने शांति से उन्हें पार कर लिया, लेकिन जब उसने गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी की पीठ की ओर देखा तो उसकी उदास आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज किसी और ने छू ली हो। ये सब मास्टर जियो ने देखा, जो बिना कुछ कहे केवल ठंडे भाव से मुस्कुराए। व्हाइट बोन गली एक आई के आकार में थी, जिसके 2 सिरे थे। मास्टर जियाओ और गू चांगहुआई के समूह एक दूसरे से सावधान होकर दोनों छोर पर खड़े थे। लेकिन कुछ अपवाद भी थे। जियो तियानक्वान, जो मास्टर जियो के ही कुल से था, अब गू चांगहुआई के साथ रह रहा था। मूल रूप से गू चांगहुआई के साथ रहने वाले मोहुआ को अब बंधक बना लिया गया है तथा वह मास्टर जियो और वाटरयम के साथ रह रहा है। मोहुआ अभी भी बेहोश था।
यहाँ तक कि जब हर कोई खूनी लाश से लड़ रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, तब भी वह नहीं जागा। इससे मास्टर जियो के शिष्य कौशल की शक्ति पर और अधिक बल मिला और अपनी गंभीर चोटों पर भी प्रकाश डाला। मास्टर जियाओ एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर थे, जबकि वे सिर्फ एक मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट थे। ये तर्कसंगत था कि गोल्डन कोर दायरे के कौशल से इतने लंबे समय तक प्रभावित और अचेत रहना उचित था। इसलिए जब हर कोई खूनी लाश से लड़ने में व्यस्त था, मोहुआ को सुस्ता लेना उचित लगा। हकीकत में मोहुआ वास्तव में घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने दिल में यह मानना पड़ा कि मुस्कुराते हुए बाघ का ये रक्त कारागार शिष्य कौशल वास्तव में प्रभावशाली था। यहाँ तक कि उसे दमन की तीव्र भावना भी महसूस हुई, लेकिन उत्पीड़न पर्याप्त नहीं था। मोहुआ को यह उस बड़े सफेद कुत्ते से भी कम भयावह लगा जो ताइक्सुगेट पर संप्रदाय के नेता पर नजर रखता था। मोहुआ को थोड़ा संदेह हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने मास्टर जियाओ के कौशल को अधिक आंका होगा और ताइक्सुगेट के बड़े कुत्ते को कम आंका होगा। वह बड़ा कुत्ता वास्तव में कोई साधारण बड़ा कुत्ता नहीं हो सकता। मास्टर जियाओ एक कुत्ते जितना अच्छा नहीं था, और उस बड़े कुत्ते को स्वयं पराजित करने के बाद इसने सुझाव दिया कि उसका शिष्यत्व कौशल मास्टर जियाओ से कमतर नहीं होना चाहिए। मोहुआ को आश्वस्त महसूस हुआ और आगे जो होने वाला था उसके बारे में वह अधिक आश्वस्त हो गई। हालांकि ये केवल उनकी धारणाएं थीं, वास्तविक टकराव के वास्तविक परिणाम को परखने के लिए अभी भी किसी की आवश्यकता थी। मोहुआ आंखें बंद किए मन ही मन गणना कर रहा था। वाटर यम मोहुआ के सुंदर चेहरे को घूरता रहा, और जितना अधिक वह देखता रहा उसका गुस्सा बढ़ता गया, और उसने चिढ़कर मास्टर जियो से कहा, बड़े भाई, ये बदमाश बेहोशी का नाटक कर रहा होगा। मास्टर जियो ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वाटर यम का ठंडा हाथ मोहुआ की गर्दन को दबाने के लिए आगे बढ़ा, उसे जगाने और अपमानित करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। उसे मोहुआ के हाथों बार बार हार का सामना करना पड़ा था, और वह उससे पागलपन की हद तक नफरत करता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मास्टर जियो की ठंडी निगाहें उस पर टिक गईं। उसे मत छुओ। जल यम उलझन में था। बड़े भाई, मैंने कहा था, ये बच्चा अभी भी उपयोगी है। ड्रैगन किंग मंदिर छोड़ने से पहले इसे मत छुओ। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो, मास्टर जियो ने ठंडे स्वर में कहा। जल यम केवल नाराजगी से जवाब दे सका, हाँ। मास्टर जियो चुपचाप रुक गए, फिर अचानक स्टोरेज बैग से जल जेल निषिद्ध बॉक्स निकाला और इसे जल यम की ओर फेंक दिया। जल यम क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बहुत प्रसन्न हो गया। मास्टर जियाओ ने कहा, तुमने पहले ही उस तकनीक को चौथी परत तक विकसित कर लिया है, अब समय आ गया है। अगले 2 दिनों तक कुछ भी मत करो, उस बक्से को पोषित करने के लिए अपने रक्तसार का उपयोग करो, उसे खोलने का कोई रास्ता खोजो। बक्सा खोलो। बेहोश मोहुआ का दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मास्टर जियो वास्तव में जल जेल निषिद्ध बॉक्स को खोलने की विधि जानता था? यहां तक कि जल कारागार संप्रदाय के एल्डर यू को भी नहीं पता था। मोहुआ को अंदर से गुस्सा आया। यह मास्टर जियो जल छायाचरण, जल जेल कौशल, रक्त जेल छात्र कौशल में सक्षम है, यहां तक कि जल जेल निषिद्ध बॉक्स को खोलने का तरीका भी जानता था। जल कारागार संप्रदाय के अंतिम उत्तराधिकारी की तरह, जल कारागार संप्रदाय के बुजुर्ग यू कैंगहाई की तरह। और जल कारागार निषिद्ध बॉक्स खोलना। मोहुआ पहले तो मास्टर जियो के अचानक कहे गए शब्दों से घबरा गया, फिर जल्दी से खुद को शांत किया और बेहोशी का नाटक करना जारी रखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस भावनात्मक उतार चढ़ाव को मास्टर जियो ने नोटिस कर लिया था। मास्टर जियो ने अचानक अपना सिर घुमाया, आंखें सिकोड़ लीं और चुपचाप मोहुआ के चेहरे को घूरने लगे। मोहुआ को उसकी निगाहों के सामने कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि वे सभी बुद्धिमान लोग हैं और आगे नाटक करना अशिष्टता होगी, इसलिए उसने बुदबुदाया, थके हुए तरीके से अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी जागा हो। मास्टर जियाओ की पलकें झपक गईं और उन्होंने उदासीनता से कहा, छोटे भाई, तुम जाग गए हो। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, भ्रमित और दर्द में होने का नाटक करते हुए कहा, मास्टर जियो, ये जगह कहाँ है? मास्टर जियाओ ने भावशून्यता से पूछा, तुम कब जागे? उसे यह पूछते देख मोहुआ ने नाटक करना बंद करने का निर्णय लिया तथा अपने अभिनय कौशल को बेहतर उपयोग के लिए बचाकर रखा। अभिनय वास्तव में थका देने वाला था। मोहुआ ने उत्तर दिया, अभी हाल ही में जागा हूं। तो मास्टर जियो का चेहरा काला पड़ गया। तुमने वह सब कुछ सुना जो मैंने पहले कहा था? क्या सुना? मोहुआ ने उलझन का नाटक किया। तुरंत जल यम ने मोहुआ की गर्दन को फिर से चुटकी काटनी चाहिए, घृणा से कहा, बड़े भाई, ये बदमाश बहुत चालाक है, इसे रखना सचमुच एक आपदा है, इसे अभी मार देना बेहतर है।
मास्टर जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था उसे मत छुओ। मो हुआ ने सहमति में बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, मेरा भौतिक शरीर बहुत कमजोर है, आपने थोड़ा भी बल प्रयोग किया तो शायद मेरी जान चली जाएगी, बंधक नहीं रह पाऊंगा। जल यम ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। गहरी आंखों से मास्टर जियो ने मोहुआ को देखा, उसका मन बेचैन था। वह सचमुच अब मोहुआ को नहीं मार सकता था। ये श्वेत अस्थि भूल भुलैया खतरों से भरी हुई थी, अपनी स्वर्ण कोर साधना पर निर्भर रहना शायद इससे बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता थी, और मोहुआ को मारना उनके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देना होगा। दोनों पक्ष मौत तक लड़ते रहेंगे और अंततः इस श्वेत अस्थि भूमि में नष्ट हो जाएंगे। इस बदमाश को दांव पर लगी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान था, इसलिए वह इतना शांत था। तथापि मास्टर जियाओ की नजर तेज हो गई। लगता है मेरे शिष्यत्व कौशल का आप पर कोई प्रभाव नहीं है, युवा महोदय। इसका कोई असर कैसे नहीं हो सकता? मो हुआ ने साफ तौर पर असहमति जताई। मास्टर जियाओ का शिष्यत्व कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जल यम से कहीं बेहतर। मैंने बस उस पर एक नजर डाली और दिन के ज्यादातर समय तक बेहोश रहा। तो फिर अब तुम पूरी तरह ठीक क्यों हो? मास्टर जियाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तर्कसंगत रूप से कहें तो भले ही दिन के अधिकांश समय में वास्तव में अचेतन रहा हो, दिव्य आत्मा के क्षतिग्रस्त होने से महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। मो हुआ के विचार बदल गए और उन्होंने उत्तर दिया, मेरे संप्रदाय के एक शिक्षक ने मुझे ध्यान तकनीक सिखाई, जो विकर्षणों को दूर कर सकती है, मन को शांत कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर मास्टर जियो के शिष्य कांप उठे। ध्यान तकनीक? क्या आप वास्तव में ध्यान विधि जानते हैं? मास्टर जियो क्षण भर के लिए अविश्वास में पड़ गए। मो हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने यह बात सहजता से कही। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर निष्ठाहीन रहने वाले मास्टर जियाओ इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे, यहाँ तक कि वह अपना संयम भी खो देंगे। उन्होंने ध्यान तकनीक के रहस्यमय पहलुओं को याद किया जिसके बारे में उनके गुरु ने उन्हें बताया था, तथा उन्हें कुछ अधिक समझ में आया। ध्यान तकनीक एक अत्यंत स्पष्ट मंत्र बिंदु है। बहुत कम लोग इसे सीखते हैं, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और उससे भी कम लोग इसमें महत्वपूर्ण स्तर तक महारत हासिल कर पाते हैं। ताओ साधना की लंबी यात्रा के दौरान सांसारिक संसार, द्वेष और इच्छाओं की उलझनों के बीच बहुत कम साधक शांत हृदय बनाए रख पाते हैं और ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रख पाते हैं। यहाँ तक कि उनके गुरु ने भी स्वीकार किया कि जैसे जैसे वह बड़े होते गए और अधिक अनुभव प्राप्त करते गए, उनकी मानसिकता दूषित होती गई तथा उनके ध्यान का स्तर काफी गिरता गया। इसलिए इस ध्यान तकनीक की विरासत भी दुर्लभ होनी चाहिए। साधारण साधक शरीर की साधना करते हैं, लेकिन हृदय की नहीं, आध्यात्मिक शक्ति की साधना करते हैं, लेकिन ताओवादी हृदय की नहीं। स्वाभाविक रूप से वे कोई भी ध्यान तकनीक सीखने की जहमत नहीं उठाएंगे। लेकिन जल यम और मास्टर जियाओ जैसे साधक अलग हैं। उन्होंने दुष्ट क्यूई की साधना की, और ऐसा उन्होंने दुष्ट मार्ग की विधियों के माध्यम से किया। इस प्रकार यदि मन अशांत है तो बुरी क्यूई से प्रतिक्रिया झेलना आसान है। अग्नि बुद्ध भी संभवतः ऐसा ही है। वह स्पष्ट रूप से एक सामूहिक हत्यारा है, फिर भी वह अपने हृदय को पोषित करने और दुष्ट क्यूई को दबाने के लिए दिखावटी रूप से बौद्ध कानून का पालन करता है। इस प्रकार ध्यान मंत्र बिंदु उनके लिए महत्वपूर्ण है। बेशक मो हुआ ने सोचा, हत्या के माध्यम से दुष्टता को पोषित करने की उनकी दुष्ट राक्षसी मानसिकता के साथ, भले ही वह उन्हें ध्यान तकनीक का उपयोग करने के बारे में बताए, वे इसे सीखने में सक्षम नहीं हो सकते। बौद्ध धर्म का नियम अभी भी किसी के विवेक को धोखा दे सकता है। कसाई का चाकू नीचे रखो, उसी समय बुद्ध बन जाओ, जिससे उन लोगों को मानसिक शांति मिल सके जिनके हाथ खून से सने हों, जो गलत कामों से लदे हों। ध्यान तकनीक ऐसा नहीं करती। अपने हृदय का सीधे सामना करने पर जो होना चाहिए वह होता है। वे संभवतः अपने पापों को सहन नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर जियाओ को ये सब पता नहीं था और वह उत्सुक दिखाई दे रहे थे, कुछ भारी सांस ले रहे थे। कांपते हुए उन्होंने कहा, आप युवा गुरु, आप मुझे ध्यान तकनीक बताइए। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति संकोचपूर्ण थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक विकृत भी थी। वह मो हुआ को धमकाना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि यह अनुचित है। ऐसा मंत्र बिंदु लाभप्रद होने के लिए स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। हृदय को विकसित करने की ध्यान तकनीक सूक्ष्मता और महत्व पर जोर देती है। प्रत्येक शब्द का विशेष उपयोग होता है। यदि असंतोष उत्पन्न होता है तो निर्देश के दौरान कुछ अधिक या कम शब्द महत्वपूर्ण त्रुटि का कारण बन सकते हैं। प्रलोभन जबरदस्ती से बेहतर है। मास्टर जियो की आंखें गहरी हो गईं,
युवा मास्टर, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। साधना तकनीक, ताओवादी कौशल, महिला। मैं उन्हें तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। 100 फूलों वाली घाटी की वह लड़की, क्या तुम्हें पसंद है? अगर पसंद है तो मैं इस सफेद हड्डी की भूल भुलैया में तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उन्होंने मान लिया कि मोहुआ, एक स्पष्ट ताओवादी हृदय होने के बावजूद, अभी भी युवा और अज्ञानी है, जिसमें युवा शक्ति है, प्रेम के मामलों में शायद अस्पष्ट है, लेकिन विचार उसके मन में बने हुए हैं। विशेषकर इसलिए कि ड्रैगन किंग मंदिर में आने से पहले मोहुआ ने धुंध में लिपटी रूज बोट का दौरा किया था, और इच्छाएं अनिवार्य रूप से कुछ हद तक सतह पर तैरती थीं। कुछ ख्वाहिशें दिल में छुपी जरूर होती हैं, बस कहीं नहीं जाती। मोहुआ उसकी चाल में नहीं फंसेगा, न ही वह वरिष्ठ बहन कियान को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा, उनकी आंखें चमक उठी। मैं तुम्हें ध्यान तकनीक दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे ये दिखाना होगा कि जल कारागार निषिद्ध बॉक्स के अंदर क्या है। मास्टर जियो स्तब्ध रह गए, उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक ठंडी थी। मोहुआ ने कहा, मुझे बस एक बार देखने दो। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि अंदर क्या छिपा है। मास्टर जियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक पल के लिए विचार करते हुए, फिर अचानक आंखें सिकुड़ते हुए बोले, बस एक नज़र। युवा गुरु, अगर आप मुझे ध्यान तकनीक बताएं, तो एक बार जल कारागार निषिद्ध बॉक्स खुल जाने पर मैं आपको अंदर का मंत्र सीखने दूंगा, लेकिन केवल दूसरे स्तर तक, फाउंडेशन स्थापना तक। मोहुआ की अभिव्यक्ति चमक उठी, सच में। मास्टर जियाओ ने सिर हिलाया, मैं युवा मास्टर को धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना मैं तुम्हें फेंक सकता हूं। मोहुआ ने चुपचाप सोचा। वह हिचकिचाया, धीरे से सिर हिलाया, ये भी काम करता है, लेकिन ये ड्रैगन किंग मंदिर छोड़ने के बाद होना चाहिए, अन्यथा मैं आश्वस्त नहीं हूं। मोहुआ ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ड्रैगन किंग मंदिर छोड़ने के बाद हम एक सौदा करेंगे। आप मुझे जल जेल निषिद्ध बॉक्स दिखाएं, मैं आपको ध्यान विधि बताऊंगा। मास्टर जियो ने चुपचाप मोहुआ को देखा। मोहुआ की नजर स्पष्ट थी, मास्टर जियाओ से मिल रही थी। उसकी आंखें पानी की तरह साफ, मास्टर जियो की आकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त शुद्ध लग रही थीं। मास्टर जियो की निगाहें गहरी हो गईं। अच्छा, ये सौदा है। दोनों के बीच अस्थायी तौर पर समझौता हो गया था। इसके बाद मास्टर जियो ने मोहुआ को और नजरअंदाज नहीं किया और वाटयम से कहा, जल कारागार कौशल की आध्यात्मिक शक्ति को रक्तसार के साथ एकीकृत करें, जैसा कि मैंने निर्देश दिया है। निषिद्ध बॉक्स को सींचें। जल यम ने संकोच करते हुए कहा, मेरी साधना तकनीक पर शायद पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। बस बहुत हो गया। मास्टर जियो ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें ड्रैगन किंग मंदिर छोड़ने से पहले बॉक्स खोलना होगा, वरना बदलाव आ सकते हैं। वाटर यम को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर मास्टर जियो ने कहा, निश्चिंत रहो, मेरे लिए काम करने के लिए मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। अंदर की विरासत में तुम्हारा हिस्सा भी शामिल है। जल यम का दिल गर्म हो गया और उसने अंततः अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। फिर जल यम ध्यान में बैठ गए, आध्यात्मिक शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए, उसे अपने हृदय में एकत्रित करते हुए, आध्यात्मिक शक्ति के हृदय रक्त की एक बूंद में विलीन होने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर उन्होंने अपने कौशल का प्रयोग करके सार रक्त की इस बूंद को अपनी भुजा पर पहुंचाया, एक खंजर निकाला, अपनी भुजा चीर दी और उस ताजा रक्त से जल कारागार के निषिद्ध डिब्बे को सींचा। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स जीवित हो गया तथा रक्त को अवशोषित करने लगा। उस पर बना दाववादी जेल मानचित्र, जो रक्त जेल शिष्य का अभ्यास कराता था, भी धीरे धीरे लाल रंग का होता गया। मोहुआ ने गुप्त आश्चर्य से देखा, तो इस तरह से बक्सा खोला जाता है। इस जल कारागार संप्रदाय की विरासत में सचमुच अलौकिकता का स्पर्श है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताओवादी न्यायालय ने उन्हें मिटा दिया। बात बस इतनी सी थी कि उसे अंदर की बारीकियां समझ में नहीं आईं, वह सिर्फ तमाशा देख सकता था और थोड़ी देर बाद उसे ऊब महसूस होने लगी। मोहुआ ने जम्हाई ली, उसकी पलकें झुक गईं और उसने सोने का नाटक किया। मास्टर जियो ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं पूछा, बल्कि ध्यान केंद्रित करते हुए जलयम को गौर से देखा। मोहुआ वास्तव में सो नहीं रहा था। रहस्यमय ताओवादी स्तंभ के कारण उसे आमतौर पर सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था और कुछ बातों पर विचार कर रहा था। ये वेदी ड्रैगन किंग मंदिर के भीतर गहराई में छिपी हुई है, लेकिन यह वेदी बी माउंटेन डेमन कैवन और यहाँ तक कि छोटी मछली पकड़ने वाली नाव की वेदी से भिन्न है। ये लंबे समय से अस्तित्व में रही होगी। रूजा बोट पर पुरुषों और महिलाओं के बीच की इच्छा को चारे के रूप में और सुरक्षा के रूप में इतने विशाल ड्रैगन किंग मंदिर के साथ।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदी होगी। अकेले उसकी क्षमता के साथ ड्रैगन किंग मंदिर में घुसने का प्रयास करना काफी कठिन है और वेदी तक पहुंचना लगभग असंभव है। ड्रैगन किंग मंदिर बहुत बड़ा है, हॉल आपस में जुड़े हुए हैं। मंदिर के सभी रक्षक मर चुके हैं। मिस्टर चुड़ैल एक राक्षस है। मुख्य द्वार पर मिस्टर विच ने ताला लगा दिया है। भीतरी हॉल खून का समुद्र है और खून के समुद्र के नीचे एक भूलभुलैया है। भूलभुलैया के भीतर अनगिनत रक्त लाशें हैं। बाधाओं और खतरों की यह परत दर परत उसके लिए अकेले प्रवेश करना असंभव बना देती है। इसलिए वह केवल अपने लिए काम करने और जोखिम उठाने वाले लोगों को ही ढूंढ सकता है। ऐसी बात बहुत खतरनाक है। वरिष्ठ भाई फैंग और बहन कियान उपयुक्त नहीं है, उनकी साधना पर्याप्त नहीं है। अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी के पास पर्याप्त साधना है, लेकिन वे हम में से एक के रूप में गिने जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, गुप्त क्षेत्रों की खोज में आमतौर पर टीममेट्स की कीमत चुकानी पड़ती है। मोहुआ अंकल गू और अन्य लोगों को उसके लिए जोखिम उठाने देने के लिए कुछ हद तक तैयार नहीं है। इसलिए मास्टर जियो और कई अन्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। और इस यात्रा में अगर जी लियू ने रास्ता नहीं बनाया होता, शुई यान ने दरवाजा नहीं खोला होता और मास्टर जियाओ ने राक्षस बने मिस्टर चुड़ैल से नहीं निपटा होता, तो वह वास्तव में इस आंतरिक हॉल में नहीं पहुंच पाता। हालांकि स्थिति आमतौर पर उनकी गणना के अनुसार विकसित हो रही है, फिर भी कुछ आश्चर्य हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य मास्टर जियो था। मोहुआ को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मास्टर जियो इतना मजबूत होगा। उसके पास जल कारागार संप्रदाय की रूढ़िवादी मूल प्रत्यक्ष वंशावली विरासत है, साधना तकनीक और आंदोलन तकनीक का उल्लेख नहीं है, और जल कारागार कौशल और रक्तपुतली कौशल के साथ ये और भी भयानक है। सख्ती से कहा जाए तो ऐसे कौशल केवल जल कारागार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के लिए ही सीखने योग्य हैं। इन कौशलों को सीखने के लिए पहले मास्टर जियो को 12 धाराओं जल जेल संप्रदाय का नामित संप्रदाय नेता माना जाता था। संपूर्ण कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर नजर डालने पर पता चलता है कि इस तरह के उपचार वाले बहुत अधिक गोल्डन कोर नहीं हैं। ये कहते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी मास्टर जियाओ को हरा नहीं सके। अंकल गू परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हैं, लेकिन उन्हें विशेष सम्मान नहीं दिया जाता है। हालांकि उन्होंने गू परिवार के मुख्य मंत्र बिंदुओं को सीखा है, ये निश्चित रूप से सच्चे संप्रदाय के नेता की विरासत की तुलना में कमतर है। जिया कैनोनिकल आधिकारिक एक ही है। वह प्रत्यक्ष वंश से है, लेकिन जिया परिवार के प्रत्यक्ष वंश में काफी कुछ है और उसकी विरासत निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे जिया परिवार की संपत्ति कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रत्यक्ष वंश के शिष्य की विरासत 12 संप्रदायों के संप्रदाय नेता की विरासत से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसके अलावा मुस्कुराता हुआ बाघ एक पुराना छिपा हुआ बदमाश है। वह हमेशा से ही असाधारण रहा था। उसके सभी कौशल अचानक महत्वपूर्ण क्षणों में प्रदर्शित हुए, जिससे अंकल गू और सिस्टर जिया को आश्चर्य हुआ। उसके जाल में फंसना आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में अंकल गू और सिस्टर जिया को दोष नहीं दिया जा सकता। हालांकि मास्टर जियो के कार्यों ने मोहुआ को याद दिला दिया है। घातक चालों और तुरुप के पत्तों को यथासंभव कड़ा रखा जाना चाहिए और अंतिम क्षण तक उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तब वे घातक हो जाते हैं। सचमुच, यहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे सीखा जा सकता है। मास्टर जियो के पास सीखने लायक बहुत सी बातें हैं। ये सोचते हुए, हालांकि मोहुआ ने सोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद रखीं, वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बगल में मास्टर जियो हैरान था। मोहुआ को सोते हुए भी सिर हिलाते देख वह थोड़ा असहज हो गया। उस बच्चे को अचानक क्या एहसास हुआ? निश्चित रूप से उसका दिमाग बहुत तेज है, बस आश्चर्य है कि इस छोटे शैतान ने अपनी धूर्तता और चालाक तकनीकें कहाँ से सीखीं। ये स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। समूह ने कुछ देर आराम करने और किसी भी चोट से उबरने के बाद फिर से प्रस्थान किया। मोहुआ जाग गया था, इसलिए उसे अब शुई यान की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने आत्मा बंधन लॉक पहना, मास्टर जियो के पीछे पीछे चल रहा था। जिया कैनोनिकल अधिकारी गू चांग हुआई और ओयांग फैंग और हुआ कियान सभी ने मोहुआ को देखकर राहत की सांस ली। हुआ कियान ने पूछा, जूनियर भाई मो, क्या आप ठीक हैं? हम मोहुआ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो बहन, मैं ठीक हूँ। हुआ कियान ने अंततः अपना मन शांत कर लिया। ठीक है, अब और यादों में मत उलझो, जल्दी निकलने का कोई रास्ता सोचो, मास्टर जियाओ ने कहा। सभी लोग समझ गए और ज्यादा कुछ नहीं बोले, बल्कि भूल भुलैया में भटकते रहे, अंतहीन खूनी लाशों से बचने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते रहे।
चौराहे पर पहुंचकर मास्टर जियाओ ने चारों ओर देखा, भौहें चढ़ाईं, एक पल सोचा और दाईं ओर जाने के लिए तैयार हो गए। मो हुआ ने अचानक कहा, बाएं जाओ। मास्टर जियो थोड़ा स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें मो हुआ की ओर गहरी हो गईं। मो हुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, निकास बाईं ओर है। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई, उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? मो हुआ ने अपने कौशल को न छिपाने का निर्णय लिया। समय लगभग परिपक्व हो चुका है। वेदी को देखने और भूल भुलैया में प्रवेश करने के बाद द्वारपाल मिस्टर विच के विभिन्न साधन अधिकांशतः बाहर निकल चुके हैं, अब और देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेट बंद करने का समय आ गया है। मो हुआ ने कहा, पूर्वज ने मुझे एक संरचना सिखाई जो रहस्यमय संरचना से संबंधित थी, जिसमें रहस्यमय संरचना लेआउट, दिशात्मक पथ, संरचना परिवर्तन आदि शामिल थे। ये सफेद हड्डी वाली भूल भुलैया गुप्त रूप से रहस्यमय संरचना से जुड़ी हुई है, जिसमें कुछ रक्त बलिदान शव उठाने वाली संरचनाएं भी शामिल हैं। जब तक आप संरचना के निर्देशों का पालन करते हैं, आप भूल भुलैया का स्थान निर्धारित कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से यहां से निकल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताओवादी न्यायालय ने उन्हें मिटा दिया। बात बस इतनी सी थी कि उसे अंदर की बारीकियां समझ में नहीं आईं, वह सिर्फ तमाशा देख सकता था और थोड़ी देर बाद उसे ऊब महसूस होने लगी। मो हुआ ने जम्हाई ली, उसकी पलकें झुक गईं और उसने सोने का नाटक किया। मास्टर जियो ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं पूछा, बल्कि ध्यान केंद्रित करते हुए जलियम को गौर से देखा। मो हुआ वास्तव में सो नहीं रहा था। रहस्यमय ताओवादी स्तंभ के कारण उसे आमतौर पर सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था और कुछ बातों पर विचार कर रहा था। ये वेदी ड्रैगन किंग मंदिर के भीतर गहराई में छिपी हुई है, लेकिन यह वेदी बी माउंटेन डेमन कैवन और यहाँ तक कि छोटी मछली पकड़ने वाली नाव की वेदी से भिन्न है। ये लंबे समय से अस्तित्व में रही होगी। रूजर बोट पर पुरुषों और महिलाओं के बीच की इच्छा को चारे के रूप में और सुरक्षा के रूप में इतने विशाल ड्रैगन किंग मंदिर के साथ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदी होगी। अकेले उसकी क्षमता के साथ ड्रैगन किंग मंदिर में घुसने का प्रयास करना काफी कठिन है और वेदी तक पहुंचना लगभग असंभव है। ड्रैगन किंग मंदिर बहुत बड़ा है, हॉल आपस में जुड़े हुए हैं। मंदिर के सभी रक्षक मर चुके हैं। मिस्टर चुड़ैल एक राक्षस है। मुख्य द्वार पर मिस्टर विच ने ताला लगा दिया है। भीतरी हॉल खून का समुद्र है और खून के समुद्र के नीचे एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया के भीतर अनगिनत रक्त लाशें हैं। बाधाओं और खतरों की यह परत दर परत उसके लिए अकेले प्रवेश करना असंभव बना देती है। इसलिए वह केवल अपने लिए काम करने और जोखिम उठाने वाले लोगों को ही ढूंढ सकता है। ऐसी बात बहुत खतरनाक है। वरिष्ठ भाई फैंग और बहन कियान उपयुक्त नहीं है, उनकी साधना पर्याप्त नहीं है। अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी के पास पर्याप्त साधना है, लेकिन वे हम में से एक के रूप में गिने जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, गुप्त क्षेत्रों की खोज में आमतौर पर टीममेट्स की कीमत चुकानी पड़ती है। मो हुआ अंकल गू और अन्य लोगों को उसके लिए जोखिम उठाने देने के लिए कुछ हद तक तैयार नहीं है। इसलिए मास्टर जियो और कई अन्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। और इस यात्रा में अगर जी लियू ने रास्ता नहीं बनाया होता, शुई यान ने दरवाजा नहीं खोला होता और मास्टर जियाओ ने राक्षस बने मिस्टर चुड़ैल से नहीं निपटा होता, तो वह वास्तव में इस आंतरिक हॉल में नहीं पहुंच पाता। हालांकि स्थिति आमतौर पर उनकी गणना के अनुसार विकसित हो रही है, फिर भी कुछ आश्चर्य हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य मास्टर जियो था। मो हुआ को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मास्टर जियो इतना मजबूत होगा। उसके पास जल कारागार संप्रदाय की रूढ़िवादी मूल प्रत्यक्ष वंशावली विरासत है, साधना तकनीक और आंदोलन तकनीक का उल्लेख नहीं है, और जल कारागार कौशल और रक्तपुतली कौशल के साथ ये और भी भयानक है। सख्ती से कहा जाए तो ऐसे कौशल केवल जल कारागार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के लिए ही सीखने योग्य हैं। इन कौशलों को सीखने के लिए पहले मास्टर जियो को 12 धाराओं वाले जल कारागार संप्रदाय का नामित संप्रदाय नेता माना जाता था। संपूर्ण कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री पर नजर डालने पर पता चलता है कि इस तरह के उपचार वाले बहुत अधिक गोल्डन कोर नहीं हैं। ये कहते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी मास्टर जियाओ को हरा नहीं सके। अंकल गू परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हैं, लेकिन उन्हें विशेष सम्मान नहीं दिया जाता है। हालांकि उन्होंने गू परिवार के मुख्य मंत्र बिंदुओं को सीखा है, ये निश्चित रूप से सच्चे संप्रदाय के नेता की विरासत की तुलना में कमतर है। जिया कैनोनिकल आधिकारिक एक ही है, वह प्रत्यक्ष वंश से है, लेकिन जिया परिवार के प्रत्यक्ष वंश में काफी कुछ है और उसकी विरासत निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण नहीं है।
चाहे जिया परिवार की संपत्ति कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रत्यक्ष वंश के शिष्य की विरासत 12 संप्रदायों के संप्रदाय नेता की विरासत से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसके अलावा मुस्कुराता हुआ बाघ एक पुराना छिपा हुआ बदमाश है। वह हमेशा से ही असाधारण रहा था। उसके सभी कौशल अचानक महत्वपूर्ण क्षणों में प्रदर्शित हुए, जिससे अंकल गू और सिस्टर जिया को आश्चर्य हुआ। उसके जाल में फंसना आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में अंकल गू और सिस्टर जिया को दोष नहीं दिया जा सकता। हालांकि मास्टर जियो के कार्यों ने मोहुआ को याद दिला दिया है। घातक चालों और तुरुप के पत्तों को यथासंभव कड़ा रखा जाना चाहिए और अंतिम क्षण तक उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तब वे घातक हो जाते हैं। सचमुच, यहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे सीखा जा सकता है। मास्टर जियो के पास सीखने लायक बहुत सी बातें हैं। ये सोचते हुए, हालांकि मोहुआ ने सोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद रखीं, वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बगल में मास्टर जियो हैरान था। मोहुआ को सोते हुए भी सिर हिलाते देख वह थोड़ा असहज हो गया। उस बच्चे को अचानक क्या एहसास हुआ? निश्चित रूप से उसका दिमाग बहुत तेज है, बस आश्चर्य है कि इस छोटे शैतान ने अपनी धूर्तता और चालाक तकनीकें कहाँ से सीखीं। ... ये स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। समूह ने कुछ देर आराम करने और किसी भी चोट से उबरने के बाद फिर से प्रस्थान किया। मोहुआ जाग गया था, इसलिए उसे अब शुई यान की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने आत्मा बंधन लॉक पहना, मास्टर जियो के पीछे पीछे चल रहा था। जिया कैनोनिकल अधिकारी गू चांगहुआई और ओयांग फैंग और हुआ कियान सभी ने मोहुआ को देखकर राहत की सांस ली। हुआ कियान ने पूछा, जूनियर भाई मो, क्या आप ठीक हैं? हम मोहुआ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो बहन, मैं ठीक हूँ। हुआ कियान ने अंततः अपना मन शांत कर लिया। ठीक है, अब और यादों में मत उलझो, जल्दी निकलने का कोई रास्ता सोचो, मास्टर जियाओ ने कहा। सभी लोग समझ गए और ज्यादा कुछ नहीं बोले, बल्कि भूल भुलैया में भटकते रहे, अंतहीन खूनी लाशों से बचने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते रहे। चौराहे पर पहुंचकर मास्टर जियाओ ने चारों ओर देखा, भौहें चढ़ाईं, एक पल सोचा और दाईं ओर जाने के लिए तैयार हो गए। मोहुआ ने अचानक कहा, बाएं जाओ। मास्टर जियो थोड़ा स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें मोहुआ की ओर गहरी हो गईं। मोहुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, निकास बाईं ओर है। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? मोहुआ ने अपने कौशल को न छिपाने का निर्णय लिया। समय लगभग परिपक्व हो चुका है। वेदी को देखने और भूल भुलैया में प्रवेश करने के बाद द्वारपाल मिस्टर विच के विभिन्न साधन अधिकांशतः बाहर निकल चुके हैं। अब और देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेट बंद करने का समय आ गया है। मोहुआ ने कहा, पूर्वज ने मुझे एक संरचना सिखाई जो रहस्यमय संरचना से संबंधित थी, जिसमें रहस्यमय संरचना लेआउट, दिशात्मक पथ, संरचना परिवर्तन आदि शामिल थे। ये सफेद हड्डी वाली भूल भुलैया गुप्त रूप से रहस्यमय संरचना से जुड़ी हुई है, जिसमें कुछ रक्त बलिदान शव उठाने वाली संरचनाएं भी शामिल हैं। जब तक आप संरचना के निर्देशों का पालन करते हैं, आप भूल भुलैया का स्थान निर्धारित कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से यहां से निकल सकते हैं। रोल कॉल _3। मोहुआ ने आधी अधूरी बातें कहीं जो विश्वसनीय लग रही थीं। मास्टर जियाओ को विवरण नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यचकित थे। विशेषकर पूर्वज शब्द से। संप्रदाय के पूर्वज वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। संप्रदाय के पूर्वज ने आपको गठन सिखाया। वास्तव में आपकी पहचान क्या है? मोहुआ ने सहजता से उत्तर दिया, हमारे संप्रदाय के पूर्वज अलग हैं। उन्हें शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने में आनंद आता है। संप्रदाय के सभी शिष्यों को उनके पूर्वज ने ही शिक्षा दी है। मास्टर जियाओ को थोड़ा संदेह हुआ। मोहुआ ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। बोलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से समूह का नेतृत्व करते हुए मास्टर जियो के पास से निकल गया। मास्टर जियो ने बिना कुछ कहे चुपचाप मोहुआ की पीठ देखी। गू चांगहुआए और अन्य लोग तो और भी कम बोलने के इच्छुक थे। वे मोहुआ से परिचित थे और जानते थे कि वह हमेशा रास्ते ढूंढने में माहिर था। हालांकि वह कभी कभी रहस्यमय लगता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह रास्ते और दिशाएं कैसे पहचानता था। लेकिन आमतौर पर उसका अनुसरण करना गलत नहीं था। इसके बाद समूह ने मोहुआ का अनुसरण किया और भूल भुलैया के श्वेत अस्थि पथ से होते हुए आगे बढ़ा। मोहुआ के नेतृत्व में मूल रूप से जटिल भूल भुलैया वाला रास्ता अचानक स्पष्ट हो गया। कौन से रास्ते चलने योग्य थे, कौन से नहीं, कहाँ मुड़ना है, कहाँ वापस मुड़ना है।
मोहुआ पूरी तरह से जानकार था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने स्वयं इस श्वेत अस्थि भूलभुलैया के निर्माण का पर्यवेक्षण किया था। मास्टर जियाओ को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा, यहाँ तक कि उन्हें संदेह हुआ कि मोहुआ वास्तव में उस मिस्टर विच के साथ मिलीभगत कर रहा था, जो उन्हें एक मृत अंत की ओर ले जा रहा था। सौभाग्यवश उसके बाद यात्रा सुचारू रही। रक्त ज़ोंबी का सामना करते समय मोहुआ को पूर्व ज्ञान था, जिससे वह पहले ही बच निकलने में सक्षम था। कभी कभी कुछ अपरिहार्य लोग भी होते थे जो मास्टर जियो के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इस प्रकार वे आगे बढ़ते रहे, मारते रहे और चलते रहे, कभी कभी आराम करने के लिए रुकते रहे। बिना ये जाने कि कितना समय बीत गया, वे तब तक चलते रहे जब तक वे भूलभुलैया के किनारे तक नहीं पहुंच गए। मोहुआ कुछ हिचकिचा रहा था। उसे अभी भी वेदी नहीं मिली थी। इसके अलावा उसे ये भी महसूस हुआ कि वेदी की स्थिति बदल गई है और संभवतः उस मिस्टर विच ने उसे छिपा दिया है। पहले की घटना को याद करते हुए रक्त सागर के वापस लौटने का दृश्य याद आ रहा है। ये वेदी संभवतः रक्तकुंड की स्प्रिंग आइक थी। ये परेशानी वाली बात है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। यदि वह इस तरह सभी को बाहर ले जाता तो उसके लिए अकेले भूलभुलैया की गहराई में जाना लगभग असंभव हो जाता। यदि यह संभव भी हो तो भी यह खतरे से भरा होगा। इसके अलावा उसे अभी भी नहीं पता था कि वेदी कहाँ है। भले ही वह जानता था कि वेदी कहाँ है, यदि वह स्थान जहाँ रक्त जल वापस गिर रहा था वहीं वेदी थी तो वह प्रवेश नहीं कर सकता था। मोहुआ ने गहराई से सोचा, कोई अच्छा समाधान नहीं, केवल जानबूझकर कुछ गलत रास्ते अपनाए, कुछ समय देरी करने लगे। लेकिन इस तरह से देरी जारी रखना भी कोई समाधान नहीं था। मोहुआ ने ओयांग फैंग और हुआ कियान की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। बहुत हो गया, बेहतर होगा कि पहले लोगों को बाहर भेज दिया जाए ताकि एक बात को दूसरे पर नजरअंदाज करने से बचा जा सके। इसके बाद मोहुआ ने सभी को भूलभुलैया के निकास की ओर ले गया। लगभग 30 मिनट चलने के बाद भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता उनकी आंखों के सामने था। यह एक भव्य दरवाजा था और यह बहुत परिचित लग रहा था। मेले के सीन की आकृति वाला, चौड़ा और मोटा, बिल्कुल भीतरी हॉल में प्रवेश करते समय वाले दरवाजे जैसा। रक्तपूल सफेद हड्डी भूलभुलैया में तब्दील हो गया। इस प्रकार भूलभुलैया का निकास स्वाभाविक रूप से रक्तकुंड में प्रवेश करने से पहले का प्रवेश द्वार था। सभी के चेहरे पर खुशी थी। मास्टर जियो ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने वाटरयम की ओर देखा, धीमी आवाज में पूछा, और कितना समय लगेगा? अन्य लोगों को शायद ये पता न हो कि वह क्या पूछ रहा था, लेकिन मोहुआ को स्पष्ट पता था। मास्टर जियो पूछ रहे थे कि जल कारागार निषिद्ध बॉक्स को खोलने में कितना समय लगेगा। जल यम की निगाहें गहरी हो गईं, बोले, लगभग 6 घंटे। मास्टर जियो ने भौहें चढ़ाईं। ये समय थोड़ा लंबा था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मोहुआ ने उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, अन्यथा वे इतनी तेजी से भूलभुलैया से बाहर नहीं निकल पाते। अब जब 6 घंटे शेष रह गए हैं तो यह उनकी योजना से थोड़ा हट गया, लेकिन अब वहां से निकलना ही प्राथमिकता थी। मास्टर जियो ने इसके बारे में सोचा और दरवाजे की ओर चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाते, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह धीरे धीरे पीछे हट गए। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। यह आश्चर्यजनक है कि आप यहां तक पहुंच गए। उसी समय दरवाजे के सामने रक्त लाशों का एक घना झुंड सभी दिशाओं से रेंगता हुआ आया और दरवाजे को कसकर अवरुद्ध कर दिया। ये संख्या भूलभुलैया में पहले सामने आए लोगों से कई गुना अधिक थी। रक्त क्यूई ने चारों ओर बाढ़ ला दी। रक्त ज़ोंबी के केंद्र में धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। इसके अंग मुड़े हुए, रक्त क्यूई से घिरे हुए, शल्कों से ढके हुए, क्रूप और क्रूर यक्ष के समान। यह मिस्टर विच था। इसके पीछे एक विशेष रक्त ज़ोंबी चल रहा था। इस रक्त ज़ोंबी के पास केवल एक हाथ था, लेकिन ईविल क्यूई तीव्र था। इसकी गर्दन में रक्त के छिद्रों की एक पंक्ति थी जो खून से लथपथ थी। जाहिर है कि इसे बहुत पहले ही परिष्कृत किया गया था। यह कोई और नहीं बल्कि झीलियू था, जिसका कुछ समय पहले मास्टर जियाओ ने एक हाथ काट दिया था और मिस्टर विच ने उसे काट लिया था और वह रक्त कुंड में गिर गया था। राक्षस में तब्दील। इस समय मिस्टर विच की निगाहें उन्मत्त थीं, मानवीय शब्द बोल रही थीं। ये ड्रैगन किंग मंदिर एक मृत भूमि है। दिव्य भगवान के आदेश पर इस मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी साधकों को मरना होगा। मंदिर की रक्षा करने वाले सभी श्रद्धालु मर चुके हैं। मैंने उन्हें मार डाला। उनके जीवन दिव्य प्रभु को अर्पित कर दिए गए। उनके शरीर ने भ्रूण को पोषण दिया। उनकी दिव्य आत्माएं महान निर्जन प्रदेश में लौट जाएंगी। मृत्यु उनका सम्मान थी तथा दिव्य प्रभु को मेरी सर्वोच्च भेंट भी थी। अमानवीय। मिस्टर विच ने अपनी बात को जोर से समाप्त किया। उसकी लाल निगाहें समूह की ओर मुड़ गईं
फिर एक ठंडी हंसी के साथ जारी रही। दिव्य प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार दिव्य प्रभु को अपवित्र करने वाला एक महान विरोधी शीघ्र ही आएगा। और आप सभी सर्वोत्तम जीवित बलिदान हैं। आप वह महान उपहार हैं जो मैं दिव्य भगवान को भेंट करता हूं। जब दिव्य प्रभु जागृत होंगे, आपकी दिव्य आत्माओं का स्वाद लेंगे, शत्रुओं का नाश करने के लिए आपकी देह को कठपुतलियों की तरह उपयोग करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वे मुझे सर्वोच्च आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी आत्मसमर्पण करो। इससे पहले कि मिस्टर विच अपनी बात पूरी कर पाते, बर्फीले नीले रंग की तलवार की रोशनी की एक किरण उनके चेहरे पर पड़ी। ये कैनोनिकल अधिकारी जिया की तलवार थी। श्रीमान चुड़ैल बीच में ही टोकते हुए और भी अधिक क्रोधित दिखे, उनकी निगाहें और भी अधिक ठंडी हो गईं। जो लोग हठपूर्वक परिवर्तन करने से इनकार करते हैं, वे ईश्वरीय भगवान में विश्वास करने के अयोग्य हैं। मिस्टर चुड़ैल गुर्राए, ये युद्ध का संकेत था। उसके पीछे जी लियू, जो पहले से ही एक रक्त ज़ोंबी में बदल गया था, अचानक चीखा और सभी की ओर झपटा। गू चांगहुआई ने अपने पंख वाले पंखे को घुमाया, जो कई हवा के ब्लेडों से घिरा हुआ था, और रक्त ज़ोंबी जी लियू की मारक चाल का प्रतिकार किया। ड्रैगन स्केल वाला राक्षस, जिसमें मिस्टर विच परिवर्तित हो गया था, भी आगे की ओर झपटा। मास्टर जियाओ और कैनोनिकल अधिकारी जिया ने अपनी तलवार की रोशनी उठाए और मिस्टर विच का सामना किया और युद्ध में शामिल हो गए। शेष रक्त लाश ज्वार की तरह आगे बढ़ी। कुछ ने मास्टर जियाओ के 3 स्वर्ण कोर साधकों को घेर लिया, जबकि अन्य सीधे मुंह हुआ सहित फाउंडेशन स्थापना साधकों पर टूट पड़े। वहां बहुत सारे रक्त ज़ोंबी थे, उन सभी से लड़ना असंभव था। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से कहा, जल्दी पीछे हटो। शुई यान और उसका समूह भी मूर्ख नहीं थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि चीजें उनके पक्ष में नहीं हैं, तो वे तुरंत सफेद हड्डी भूलभुलैया की गहराई में चले गए। संकरी भूलभुलैया के अवरोध के कारण वे इन रक्तपिपासु लाशों से बड़ी मुश्किल से ही निपट पाए। लेकिन वहां बहुत अधिक रक्त ज़ोंबी थे, और जैसे ही वे पीछे हटे, उनका गठन थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। शुई यान ने मोहुआ को भूलभुलैया की गहराई में खींचने का अवसर लिया। मोहुआ अभी भी आत्मा बंधन ताले से बंधा हुआ था। इतने सारे खूनी ज़ॉम्बी को दौड़ते देखकर उसने शुई यान से कहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन शुई यान ने उपहास किया और पीछे हटना जारी रखा। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि शुई यान के व्यवहार में कुछ अजीब था। निश्चित रूप से जैसे ही वे भूलभुलैया में और अंदर चले गए, शुई यान को एक एकांत कोना मिला। उसने एक तांबे की भट्टी निकाली और लाल धूपबत्ती जलाई, जिससे उसकी सुगंध फैलकर धुंध की एक पतली परत बन गई। ये धूपबत्ती अज्ञात थी, लेकिन इसका धुआं रक्त ज़ॉम्बी को डराने वाला प्रतीत हो रहा था। उन रक्तपिपासु लाशों ने धुएं को पार करने की हिम्मत नहीं की। वे एक क्षण के लिए धुंध के बाहर रुके, फिर जाने से पहले कुछ बार फुफकारे। इस राहत के साथ शुई यान ने जल जेल निषिद्ध बॉक्स निकाला, इसे जमीन पर रख दिया, फिर एक खंजर निकाला और अपने हाथ पर भयंकर वार किया। बड़ी मात्रा में सार रक्त फूट पड़ा, जो निषिद्ध बॉक्स में विलीन हो गया। फिर रक्त का रंग धीरे धीरे निषिद्ध बॉक्स में फैल गया और जल्दी ही 7 ताओवादी जेलों में भर गया। मोहुआ का दिल दहल गया। शुई यान जल जेल निषिद्ध बॉक्स के उद्घाटन में तेजी ला रहा था। 7 ताओवादी जेलें खून से भर गईं। फिर बुरी मंशा से भरी एक भारी नजर के साथ शुई यान ने अपने शिष्य कौशल को सक्रिय किया और क्यूई सार ताओवादी जेल, जीवन आत्मा जेल के केंद्र को देखा। शुई यान के चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह अत्यधिक पीड़ा और कष्ट झेल रहा है। मोहुआ भी अपनी सांस रोककर चुप रहा। अज्ञात समय बीतने के बाद निषिद्ध बॉक्स पर एक धुंधली, अस्पष्ट रोशनी चमकी, जिससे एक प्राचीन अर्थ निकल रहा था, और निषिद्ध बॉक्स के मूल रूप से निर्बाध किनारों पर एक दरार दिखाई दी। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स खोला गया। शुई यान बहुत खुश हुआ, फिर शाप दिया, धिक्कार है जियाओ झेनहाई पर, क्या वह सचमुच मुझे मूर्ख समझता है? चाहता है कि मैं बक्सा खोलूं और फिर मुझे मार डालूं। यह एक सपना है, किसी के भी मन में यह विचार आने पर सपना देखना। यह बक्सा मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। शुई यान ने जल कारावास निषिद्ध बॉक्स को कसकर पकड़ लिया, फिर एक कोड़ा मारा और उसे मोहुआ की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। गला घोंटने से मोहुआ की गर्दन पर खून का निशान दिखाई दिया। शुई यान ने धमकी दी, बच्चे, मुझे ध्यान तकनीक बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जल कारागार संप्रदाय के दुष्ट मंत्र बिंदु और अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान तकनीक के साथ समय दिया जाए तो वह एक स्वर्ण कोर बना सकता है, उसका भविष्य असीम होगा। शुई यान का दिल उत्साह से भर गया। इससे पहले कि मोहुआ कुछ बोल पाता, कई आत्मा सुया अचानक उड़कर सीधे शुई यान के चेहरे पर आ गिरी।
शुई यान ने जल्दी से उन्हें अपने हाथ से रोक दिया। हालांकि उसने उन्हें रोक दिया, लेकिन उसकी हथेली आत्मा की सुइयों से चुभ गई, जिससे खूनी घाव और गंभीर दर्द हुआ। जूनियर भाई मो को छोड़ दो, एक आवाज गूंजी, जो कोमल थी किंतु क्रोध से भरी हुई थी। शुई यान ने गुस्से में अपना सिर घुमाया और हुआ कियान की सुंदर आकृति देखी। हुआ कियान के बगल में ओयांग फैंग गंभीर भाव से खड़ा था। दोनों को खूनी लाशों ने अलग कर दिया था, लेकिन शुई यान को मोहुआ को बंधक बनाए हुए देखकर मोहुआ की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर वे जल्दी से वहां पहुंचे। शुई यान क्रोधित होने के बजाय हंसा, अच्छा, दो नवजात शिशु अकेले ही मौत की तलाश में आ रहे हैं। उसकी निगाहें ओयांग फैंग और हुआ कियान पर टिकी रहीं, विशेषकर कुछ देर के लिए हुआ कियान पर टिकी रहीं। उसकी आंखें तेजी से लाल होती जा रही थीं। इतनी उच्च गुणवत्ता, मैं निश्चित रूप से इसका पूरा आनंद लूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मर गए हो। हुआ कियान का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन जब उसने आत्मा बंधन ताले में फंसे महुआ को देखा तो उसने दांत पीस लिए और दृढ़ स्वर में कहा, तुम ही मौत के लायक हो। ओयांग फैन की निगाहें गहरी हो गईं और उसने अपनी तलवार खींच ली तथा शुई यान पर हमला कर दिया। हुआ कियान ने आत्मा सुइयों को जारी रखा। शुई यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए मोहुआ को एक तरफ फेंक दिया, अपना जल यातना चाबुक निकाला और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ओयांग फैंग और हुआ कियान से भिड़ने के लिए निर्देशित किया। इस बार वह इन दोनों को फिर से जाने नहीं देगा। ओयांग फैंग और हुआ कियान को शुई यान से मुकाबला करना बेहद मुश्किल लगा। दर्जनों राउंड के बाद शुई यान को एक अवसर मिला। उसकी आंखों में खून की परछाइयां चमक रही थी, क्योंकि वह हुआ कियान और ओयांग फैंग को नियंत्रित करने के लिए उनकी खामियों का फायदा उठाना चाहता था, ताकि लड़ाई को अपने पक्ष में कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपने शिष्य कौशल का उपयोग कर पाता, उसने एक आवाज सुनी। शुई यान। यह आवाज तीखी और मधुर, फिर भी अत्यंत ठंडी, मानो साक्षात यमराज उसका नाम पुकार रहे हों। शुई यान ने सहज ही अपना सिर घुमाया और एक जोड़ी सुनहरी आंखें देखीं। कुत्ते से भी बदतर, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। उन आंखों में एक उदासीन भव्यता, एक सुनहरी विस्मयकारी तलवार जैसी रोशनी समाहित थी। तभी एक सुनहरी रोशनी चमकी। जल यम की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई, मानो वह तलवार की रोशनी से बुने पिंजरे में फंस गया हो। स्वर्णिम तलवार की रोशनी की हजारों लड़ियां उसकी दिव्य आत्मा को चीर रही हों। छात्र कौशल। महत्वपूर्ण क्षण में जल यम ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, अपनी आंखों में बुरी क्यूई प्रवाहित की तथा बुरे रक्त पुतली कौशल को परिवर्तित करने की शक्ति से स्वर्ण पुतली कौशल का प्रतिरोध करने का प्रयास किया। रक्त का एक समुद्र उभर आया, क्रोधित आत्माएं गुर्रा रही थीं। लेकिन सुनहरी रोशनी फैल गई और एक क्षण में ही रक्त का पूरा समुद्र नष्ट हो गया। जल यम की दिव्य आत्मा तलवार से कटी हुई प्रतीत हुई। तलवार की नीयत से भयभीत होकर उसके हृदय में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। वह अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि जिस बुरी क्यूई को उसने इतने लंबे समय से दबा रखा था, वह नियंत्रण खोने के कगार पर थी, जो धीरे धीरे उसकी चेतना के सागर को नष्ट कर रही थी। शिष्य कौशल द्वंद्व असफल हो गया और बुरी क्यूई का प्रतिघात हुआ। एक बार जब चेतना का समुद्र बुरी क्यूई से भर गया, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जल यम की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसने अपनी तर्कशक्ति के अंतिम अंश का उपयोग बुरी क्यूई को दबाने के लिए किया, लेकिन उसकी आंखों की कोठरियां अभी भी धीरे धीरे खून से भर रही थीं, और उसी समय उसने मोहुआ को देखा। किसी अज्ञात समय पर मोहुआ के शरीर पर आत्मा बंधन वाला ताला पहले ही खुल चुका था। वह अपनी दिव्य इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर होने का लाभ उठाते हुए जल यम के पास पहुंचा और जल यम की आंखों के सामने ही उसका जल कारागार निषिद्ध बक्सा ले लिया, जिसके लिए उसने इतना प्रयास किया था। आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी, अपने रक्तसार का आधा हिस्सा त्याग दिया था और अभी कुछ समय पहले ही बॉक्स खोला था। जल जेल निषिद्ध बॉक्स। जल यम ने महसूस किया कि क्रोध की एक लहर ने उसके हृदय पर आक्रमण कर दिया। उसकी चेतना के सागर में विद्यमान दुष्ट क्यूई उसके संयम को तोड़ने ही वाली थी। इस समय उसने मोहुआ को धीरे से बुदबुदाते सुना, आह, मैंने सचमुच तुम्हारा बहुत ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। तुम मेरे ताइक्सू गेट के उस कुत्ते से भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर जल यम का क्रोध बढ़ गया, खून थूकने लगा। अब वह अपने भीतर की बुरी क्यूई को दबाने में असमर्थ था। उसकी चेतना के सागर को बुरी क्यूई से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसकी दिव्य आत्मा टूटने लगी, और उसकी आंखें गहरे लाल रंग से धीरे धीरे काले भूरे रंग में बदल गईं। केवल कुछ सहज भाग बचे, जो उग्र रूप से चारों ओर काट रहे थे। मोहुआ ने ये देखा और जल्दी से पीछे हट गया।
ओयांग फेंग और हुआ कियान ने देखा कि जलयम किसी कारणवश अचानक अपना दिमाग खो बैठा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई, आभा धूसर और पराजित हो गई और उसने तुरंत हमला करने का अवसर ले लिया। ओयांग फेंग ने एक लंबी तलवार से सीधे जलयम की हृदय शिरा पर वार किया। हुआ कियान ने जलयम के माथे में छेद करने के लिए 100 फूल आत्मा सुई का उपयोग किया। ये दोनों घाव घातक थे। गंभीर रूप से घायल जलयम की बुरी क्यूई धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मृत्यु से पहले उसमें थोड़ा सा पुनरुत्थान हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ कहने वाला था। इसी समय दीवार के कोने से एक और परछाई घूमकर आए। ताओवादी दरबारी पोशाक पहने, सुंदर आकृति और गोरी त्वचा वाला यह व्यक्ति जियो तियानक्वान था। तेज तर्रार और फुर्तीले जियो तियानक्वान ने तुरंत ही तलवार से जलयम का गला छेद दिया। जलयम की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो चकित होकर जियो तियानक्वान को देखने लगा और फिर उसकी निगाहें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई। ये जलयम, जिसने मिस्टवोट नदी पर अनगिनत अत्याचार किए थे, पूरी तरह से मर चुका था। मुंह हुआ ने जियो तियानक्वान की ओर देखा, फिर उसकी छाती थपथपाए और एक लंबी सांस छोड़ते हुए डरते हुए कहा, भाई जियो, ये भाग्यशाली है कि आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा मैं उस जलयम का शिकार हो जाता। जियो तियानक्वान ने सिर हिलाया। इस व्यक्ति ने अनगिनत पाप किए हैं, वह मरने के लायक है। लेकिन जियो तियानक्वान ने जलयम की काली ग्रे मृत आंखों को देखा, भौहें चढ़ाईं और कहा, वह अचानक अपना होश कैसे खो बैठा। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शायद उसने बहुत सारे बुरे काम किए होंगे और स्वर्ग से उसे सजा मिली होगी, उसे उसका दंड भुगतना पड़ा होगा। उन्होंने पहले अपने शिष्यत्व कौशल को बहुत ही सावधानी से निभाया, ताकि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को उनकी आंखों में स्वर्णिम तलवार की मंशा नजर न आए। जियो तियानक्वान ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी, कुछ देर तक वाटयम को घूरता रहा, फिर थोड़ा शांत हुआ और धीमी आवाज में बोला। शायद बुरी क्यूई को दबाया नहीं जा सका और प्रतिक्रिया मिली। मुंह हुआ ने भौहें उठाईं। ये हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग बहुत कुछ जानता है। जलयम की मृत्यु के साथ मामला यही सुलझ गया। ओयांग फेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, सुपरवाइजर गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी उस मिस्टर विच के साथ उलझे हुए हैं। क्या हमें जाकर देखना चाहिए कि क्या हम मदद कर सकते हैं? इस समय यदि वे भागना भी चाहें तो नहीं भाग सकते। और इस सफेद हड्डी की भूल भुलैया में हर मोड़ पर खतरों के साथ वहां विशाल राक्षस, मिस्टर विच, अनगिनत रक्त लाश और विश्वासघाती मास्टर जियो थे। गोल्डन कोर दायरे में गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी उनकी निर्भरता थे। यदि गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी सुरक्षित रहे तो एक मौका हो सकता है। एक बार जब वे दुर्भाग्य से घिर गए तो मुंह हुआ सहित उनमें से कुछ लोग हताश हो गए। मुंह हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिला दिया। चलो चलें, इसकी जांच करें। उसने जलयम द्वारा छोड़ी गई धूपबत्ती और रक्त ज़ोंबियों को भगाने के लिए लाल धूपबत्ती का टुकड़ा पकड़ा और फिर बड़े दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। ओयांग फेंग और हुआ कियान मुंह हुआ के पीछे चले गए। जियो तियानक्वान पीछे था, लेकिन उसने जानबूझकर एक पल के लिए हिचकिचाहट की, जलयम को देखा और जलयम के गले में फंसी तलवार को बाहर निकाला। फिर भी उसे चैन नहीं मिला। उसने तलवार पर पकड़ उलट दी और पहले से ही मृत जलयम के हृदय की नस पर कुछ और बार वार किया। फिर चुपके से जलयम के शरीर और उसके कमर के भंडारण बैग की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। जियो तियानक्वान की अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण थी जब उसने मुंह हुआ की ओर देखा। उसकी निगाहें अस्पष्ट थीं और एक पल के लिए विचार करने के बाद वह चुपचाप उनके पीछे चला गया। मुंह हुआ ने समूह का नेतृत्व किया, खून से सने लाशों को भगाया, उनके कदमों को पीछे लिया और एक बार फिर व्हाइट बोन गेट के सामने पहुंचे। गेट के सामने कई गोल्डन कोर अभी भी मौत से लड़ रहे थे। खून से सने लाशें हर जगह थीं, खून से जमीन का हर इंच लाल हो गया था। गू चांगहुआई ने अकेले ही झीलियू को रोक लिया, जो रक्त ज़ोंबी में बदल गया, जबकि जिया कैनोनिकल अधिकारी और मास्टर जियाओ ने ड्रैगन स्केल कवच पहने हुए मिस्टर विच के खिलाफ टीम बनाई। सभी को कम या ज्यादा चोटें आई, उनकी आभा काफी कमजोर हो गई। यहां तक कि उस राक्षस श्री चुड़ैल का रक्त क्यूई लगभग आधा खत्म हो चुका था।